नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, है ना। तो इसका बेसिक एमसीक्यू सेट आज देखेंगे और ये एडवांस कल देखेंगे। जो कल वाला होगा वो मैप बेस और ट्रिकी होगा, थोड़ा हार्ड होगा। आज हम सिर्फ नॉर्मल बना रहे हैं जिसमें भौतिक विभाजन के पूरा पढ़ेंगे और उसमें थोड़ा अलग से देखेंगे। तो इसमें हम मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, विंध्य, बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, मैकाल जैसे क्षेत्रों की स्थिति, ऊंचाई, मिट्टियाँ, नदियाँ और उसका महत्व देखेंगे। तो आज हमारा सिर्फ इतना है कि हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका संक्षिप्त नोट्स जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें जो हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, किस बेसिस में पढ़ रहे हैं, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला एमसीक्यू क्या है। हमारा पहला एमसीक्यू है कि सतही आकृतियों के आधार पर सामान्यतः मध्य प्रदेश को कितने प्रमुख भौतिक भागों में बांटा जाता है ना। तो ऑप्शन ए कहता है दो, पर्वत और पठार। ऑप्शन सी, केंद्रीय उच्च भूमि, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। या ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। या ऑप्शन डी, मालवा, बुंदेलखंड, मघेलखंड, निमाड़ और महाकौशल। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, कि मध्य प्रदेश को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्यों ऐसा है कि अधिकांश मानकों या पुस्तक में क्या दिया गया है कि सरफेस फीचर के आधार पर तीन ब्रॉड डायमेंशन रखा जाता है ना। जिसमें सेंट्रल हाईलैंड होते हैं, जिसमें कई पठार होते हैं यानी केंद्रीय उच्च भूमि। उसके बाद नर्मदा सोन घाटी, है ना। उसके बाद सतपुड़ा मैकाल रेंज आता है ना। तो इसके बेसिस पर क्या होता है कि इसको बांटा जाता है, जिससे इसका अध्ययन करने में आसानी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्रीय उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड किस किस से घिरा त्रिकोणीय ऊंचा भूभाग माना जाता है ना। तो इसका इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि ऑप्शन ए, उत्तर में गंगा, दक्षिण में गोदावरी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, है ना। ऑप्शन बी क्या कहता है कि दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, पूर्व में मैकमोर श्रेणी, पश्चिम में अरावली, उत्तर में चंबल क्षेत्र। या ऑप्शन सी है थार, उत्तर में, दक्षिण में सतपुड़ा, पश्चिम में सह्याद्री और पूर्व में छोटा नागपुर। या ऑप्शन डी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र, पश्चिम में अरबी सागर या उत्तर में हिमालय। तो इसका जो आंसर सही होगा, केंद्रीय चिभूम कौन सी किस त्रिकोणी भाग मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सही होगा। तो सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है, दरअसल पश्चिम से पूर्व में फैला त्रिकोणीय ऊंचा भूभाग है। इसके दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन की नीची घाटी है, नर्मदा सोन जो पाया जाता है। और उसके बाद आपका पूर्व में कैमूर बिंद्र श्रेणियां हैं, पश्चिम में अरावली और उत्तर में चंबल सिंध की घाटियां आती हैं, इसलिए त्रिकोणी उठे भूभाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ कैमूर होगा, ये पूर्व में थोड़ा टाइपिंग में डिस्टरबेंस हो गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय उच्च भूमि का उपभाग नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन ए, मालवा का पठार। ऑप्शन बी, मध्य भारत का पठार। या ऑप्शन सी, बुंदेलखंड का पठार। या ऑप्शन डी, मैकाल श्रेणी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, है ना। तो मालवा जो होता है मध्य भारत, बुंदेलखंड, विंध्य, स्कॉटलैंड व बघेलखंड, ये सभी तीनों सेंट्रल हाईलैंड के भीतर आते हैं। जबकि जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी होती है, यह श्रृंखला को पृथक तीसरा प्रमुख भाग माना जाता है। ये मध्य प्रदेश का तीसरा प्रमुख भौतिक भाग माना जाता है। दो दक्षिण दक्षिण पूर्व एमपी में फैला हुआ है। अगर आप इसका आप देखेंगे तो ये इस एरिया में दक्षिण और ये पूर्व, इस एरिया में फैला हुआ मध्य प्रदेश का एक भाग है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिखाया है कि मालवा पठार की प्रमुख शैल संरचना और ऊंचाई क्रमशः क्या मानी जाती है ना। तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा कि पुरानी जलोढ़ 100 से 200 मीटर, बेसाल्ट या डेक्कन ट्रैप 300 से 500 मीटर, ग्रेनाइट 800 से 1000 मीटर या रेत कंकर 50 से 100 मीटर। क्वेश्चन क्या कहता है कि मालवा की प्रमुख शैल संरचना और औसत ऊंचाई, मतलब क्या माना जाए, मतलब कौन सी प्रमुख शैल संरचना है, कौन से मतलब यहाँ पहाड़ या फिर पठार पाए जाते हैं, या फिर उसकी औसत ऊंचाई क्या है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, नहीं सॉरी ऑप्शन बी, बेसाल्ट डेक्कन ट्रैप 300 से 500 मीटर, है ना। तो ऐसा क्यों है, तो मालवा पठार जो होता है डेक्कन ट्रैप की ज्वालामुखी लावा से बना है, जैसे आप लोगों को पता होगा, है ना। और ये बेसाल्टिक प्लेटू है, जहाँ से अपक्षय से यहाँ विकसित हुई काली मिट्टी हमने कल के
वीडियो में देखा है कि जैसे किस हिसाब से डेक्कन ट्रैप से अब 6 से काली मिट्टियां बनी हैं, है ना। और जो कपासी मिट्टी पाई जाती है, जिसे एक तरह से ये भी माना जाता है। इसकी सामान्य ऊंचाई लगभग 300 से 500 मीटर है। और यह, अगर आप जिले प्रमुख देखेंगे मध्य प्रदेश के, तो आपका हो जाएगा शाजापुर, उसके बाद देवास, इंदौर, और फिर आपका उज्जैन, धार, रतलाम जैसे जिले आते हैं, है ना। तो इसमें मुख्यतः ये 5 जिले आते हैं। अगर आप देखे हुए तो मालवा का पठार मुख्य रूप से इसी के लिए तो फेमस है। अगर आप उस एरिया में गए होंगे, घूमे होंगे, तो आप देखे भी होंगे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी, बेसाल डेक्कन ट्रैप 300 से 500 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कहना क्या कह रहा है कि मध्य भारत का पठार मुख्यतः किन जिलों में फैला हुआ है ना। मध्य भारत का पठार किन जिलों में फैला हुआ है? ऑप्शन ए क्या कहता है, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, या ऑप्शन बी जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, ऑप्शन सी इंदौर, धार, बड़वानी, या ऑप्शन डी रीवा, सतना, शहडोल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मध्य भारत का जो पठार है वो मुख्यतः ऑप्शन ए के अनुसार ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड में फैला हुआ है। ऐसा क्यों? कि सेंट्रल हाईलैंड के उत्तर पश्चिम का जो पथरीला उच्च भाग घेरता है, उसे मुख्यतः मध्य भारत का पठार कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो उत्तर और पश्चिम में ही ग्वालियर वाले एरिया में ये भाग पाया जाता है ना। इसमें जो ग्वालियर आज आता है आपका, शिवपुरी, मुरैना, भिंड आदि जिले आते हैं। चंबल तंत्र की घाटियां और गहरी रेविन भूमि, बेडलैंड्स जो बोलता है, भौतिक रूप से विशेष पहचान बनाती है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है कि यहाँ रेविन भूमि या बेडलैंड्स बनते हैं? ये आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि रेविन भूमि बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बुंदेलखंड के पठार के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः कौन कौन से भौतिक क्षेत्र स्थित हैं? जो बुंदेलखंड का पठार है ना, बुंदेलखंड के पठार के उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं? तो ऑप्शन ए क्या कहता है, उत्तर में गंगा का मैदान, दक्षिण में विंध्य स्कार्पलैंड, ऑप्शन बी क्या कहता है, उत्तर में नर्मदा घाटी, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी, या ऑप्शन सी उत्तर में थार, दक्षिण में मालवा पठार, या ऑप्शन डी उत्तर में बघेलखंड, दक्षिण में निमाड़। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, है ना। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, तो उसमें यही लिखा है कि उत्तर से दक्षिण में क्रमशः कौन से भाग स्थित है। तो इसका कारण क्या है? जैसे अगर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार जो है उत्तर पश्चिम एमपी की प्राचीन ग्रेनाइट्स का अपलैंड है, मतलब उछा हुआ भाग है। इसके उत्तर में गंगा यमुना का समतल मैदान पाया जाता है, जो मुख्यतः यूपी, जैसे आप अगर आप उधर से होंगे तो आपको पता होगा कि यूपी में गंगा यमुना का जो समतल मैदान है, वो इसके बुंदेलखंड के पठार के उत्तर पश्चिम में ही पाया जाता है। और दक्षिण में क्या है, विंध्यन की तीव्र ढाल पाई जाती है, जैसे रीवा पन्ना प्लेटू हो जाएगा आपका, स्कार्पलैंड स्थित है, जिससे यह एक अलग पथरीला जल संकटग्रस्त क्षेत्र बनाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर में गंगा का मैदान, दक्षिण में विंध्यन स्कार्पलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विंध्यन स्कार्पलैंड से क्या अभिप्राय है? अभी हमने क्या देखा है इसमें पीछे वाले क्वेश्चन में कि ये कौन से क्षेत्र में स्थित है, विंध्यन स्कार्पलैंड जो दक्षिण में आपका ये बताया है एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विंध्यन स्कार्पलैंड से क्या अभिप्राय है। तो इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या है, पूर्णतः समतल जलोढ़ मैदान, ऑप्शन बी विंध्य का पठार का तीव्र कटावग्रस्त किनारा, या जहां सीढ़ी नुमा ढालें मिलती है, ऑप्शन सी समुद्री तटवर्ती क्षेत्र, या ऑप्शन डी हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, विंध्यन स्कार्पलैंड से अभिप्राय है आपका कि विंध्यन स्कार्पलैंड वह क्षेत्र होता है जहां परतदार बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के पठार तीव्र ढालों के साथ नर्मदा सोन घाटी की ओर उतरते हैं, है ना। निरंतर कटाव यहाँ होता है। यहाँ मेसा ब्यूट सीढ़ीनुमा घाटियां हैं और तीव्र स्कार्पलैंड बनते हैं, जो एमपी के मध्य भाग में है। एमपी के किस भाग में है? मध्य भाग में आपके विशिष्ट रिलीफ की विशेषता है ये। तो विंध्यन स्कार्पलैंड से तात्पर्य आपका है कि विंध्य का पठार जहाँ तीव्र कटावग्रस्त किनारा होता है ना, जहाँ सीढ़ीनुमा ढालें मिलती हैं, और साथ ही साथ यहाँ बलुआ पत्थर आपका मिलता है। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर मुख्यतः यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बघेलखंड का पठार मुख्यतः किन जिलों को घेरे हुए है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंदौर, धार, खरगोन, ऑप्शन बी रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, सिगरौली, ऑप्शन सी ग्वालियर, दतिया, भिंड, या ऑप्शन डी जबलपुर, नर्मदापुरम, या नरसिंहपुर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन
बी, बघेलखंड का पठार जो एमपी के उत्तर पूर्व क्या है ये एरिया, अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में फैला हुआ है ना। तो उत्तर पूर्व भाग का ये जो है बघेलखंड का पठार कहलाता है, जिसमें रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, सिगरौली आदि जिले शामिल हैं। ये गोंडवाना और विंध्याचल सेल पर कोयला है ना, यहाँ गोंडवाना व विंध्याचल सेल पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, आपका कोयला पाया जाता है, चूना पाया जाता है ना, और वन संसाधन यहाँ विकसित है। साथ ही यहाँ सतही आकृति गहरी घाटियां, असमतल पठारों के मैदान भी यहाँ पाए जाते हैं। तो बघेलखंड का पठार मुख्यतः इन विशेष जिलों में पाया जाता है या इन विशेष जिलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा सोन घाटी के बारे में सही कथन सुनिए। मतलब यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, इसमें क्या सही है नर्मदा सोन घाटी के बारे में ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि एमपी का सबसे ऊंचा भाग है। ऑप्शन बी कहता है एमपी का सबसे निम्न भौतिक भाग है जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच रिप्ट घाटी के रूप में फैला हुआ है। ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण दिशा में फैला पठार है, या ऑप्शन डी इसमें रेत या मरुस्थल पाए जाते हैं। तो आप इसमें नर्मदा सोन घाटी के बारे में क्या सही हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो यह क्या होता है कि नर्मदा सोन घाटी एक भूवैज्ञानिक रिफ्ट वैली है। अगर आप देखेंगे ढंग से, अगर इसको कभी पढ़े होंगे तो ये एक भूवैज्ञानिक रिफ्ट वैली है जो विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य क्या यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर की तरफ, ये उत्तर की तरफ विंध्य, और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी ये दक्षिण की तरफ, है ना। दक्षिण के बीच पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है ना। इसके बीच में मतलब उत्तर में विंध्य, दक्षिण में सतपुड़ा, और इन दोनों के बीच में उत्तर ये पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला है, जिसकी ऊंचाई आसपास के पठारों से कम होने के कारण इसे एमपी का सबसे निम्नतम भाग माना जाता है ना। यहाँ उपजाऊ एल्यूविलियम व ज्वालामुखी निक्षेप दोनों मिलते हैं। तो नर्मदा सोन घाटी के बारे में जो ऑप्शन हमारा सही हो रहा है ऑप्शन बी, क्या है, यहाँ एमपी का सबसे निम्नतम भाग है जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच रिप्ट घाटी के रूप में फैला है। अब निम्नतम भाग क्यों है, अभी अभी मैंने आपको ये बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि नर्मदा घाटी मुख्यतः किन किन जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना। ऑप्शन बी मंडला, जबलपुर, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, बड़वानी। या ऑप्शन सी रीवा, सतना, उमरिया, शहडोल। या ऑप्शन डी इंदौर, धार, झाबुआ, रतलाम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर हम इसके डिटेल्स में जाएंगे तो क्या बताया कि नर्मदा जो है अमरकंटक के पास मैकाल पर्वत से निकलती है, और ये कहाँ है आपका, शहडोल, है ना। जो से होते हुए मंडला, जबलपुर, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, बड़वानी आदि जिलों से बहती हुई गुजरात की ओर ये चली जाती है। अंत में ये गुजरात की तरफ जाती है और अरब सागर में, गुजराती सॉरी, और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है ना। ये गुजरात की, इसलिए इसे नर्मदा सोन घाटी का प्रमुख भाग मानता है, और यह सिंचाई जल विद्युत दोनों की तरफ से भरपूर संभावना है। अगर आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में भी है ना, आपके महाराष्ट्र में भी, और गुजरात, इन तीनों जगह अगर आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे बांधों से मतलब जो बनाए गए हैं उससे सिंचाई आदि के कार्य किए जाते हैं और जल विद्युत परियोजनाएं भी संचालित हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो मंडला, जबलपुर, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, बड़वानी इन जिलों से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बारे में से कौन सा कथन गलत है ना। इसमें ये देखना है कि गलत क्या है, सही क्या है, ये तो आपको मालूम होगा। तो ऑप्शन ए है यह प्राचीन ब्लॉक पर्वत का प्रणाली मानी जाती है। ऑप्शन बी, यह विंध्य से उत्तर में स्थित है। ऑप्शन सी, इन इसके भागों में महादेव, मैकाल, राजपीपला पहाड़ियां आती हैं। या ऑप्शन डी, यहाँ घने वन तथा अनेक प्रकार के जलप्रपात पाए जाते हैं। तो इसका जो अगर देखा जाए तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बारे में अगर हम इसका देखें कि ये है क्या, तो सतपुड़ा श्रेणी वास्तव में क्या है, विंध्य के दक्षिण में लगभग समानांतर चलती है। अगर विंध्य पर्वत ये हो जाएगा तो इसके दक्षिण में ये लगभग समानांतर चलती है ना। यह महादेव, मैकाल, राजपीपला आदि पहाड़ियों इसी श्रृंखला की कड़ियां हैं, और घने वन्य जीव के कारण एमपी का प्रमुख पर्वतीय वनाच्छादित क्षेत्र है ना। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका गलत है। यह विंध्य के उत्तर में स्थित है, जबकि ये कहाँ स्थित है, विंध्य के दक्षिण में, और दक्षिण से समानांतर, है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र में संबंधित उपयुक्त जिला समूह कौन सा है ना। इसमें ये देखना है कि जो सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र जहां जहां फैला हुआ है उसमें कौन सा समूह है जो ये बताया गया है। ऑप्शन ए बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, या ऑप्शन बी ग्वालियर, दतिया, भिंड, या ऑप्शन सी रीवा, सतना, सिगरौली, या ऑप्शन डी शाजापुर, उज्जैन, देवास। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, फिर आप खुद ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो क्या दिए हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, 8 जिले जो हैं सतपुड़ा मैकाल के बेल्ट में आते हैं, है ना। और यहाँ ऊंचाई करीब कितनी होती है, 600 से 900 मीटर होती है। यहाँ घने साल, सागौन के यहाँ वन और ढलवा असमतल सतह मिलती है, जिसके कारण क्या होते हैं, यहाँ पारंपरिक जनजातीय वन क्षेत्र के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जनजातियों का प्रतिशत ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही है। जो सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र होता है उसमें कौन सा जिला समूह है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंबल वेडलैंड रेवीन स्थल रूप मुख्यतः एमपी के किस भौतिक क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, मध्य भारत का पठार, उत्तर पश्चिमी भाग। यही आपका ऑप्शन हो जाए जो चंबल बेडलैंड के। एक्चुअली मैंने इसलिए डायरेक्ट इसलिए बता दी क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको किया है कि ये जो चंबल बेडलैंड है वो किस एरिया में पाया जाता है। तो जो चंबल, काली सिंध पर्वत, पार्वती आदि नदियों की गहरी अपरदन क्रिया से रेविन्स या बेडलैंड्स बनते हैं, जो ग्वालियर, मुरैना, भिंड क्षेत्रों में पाया जाता है। यह क्षेत्र जो है तो सेंट्रल हाईलैंड है ना, सेंट्रल हाईलैंड का ये मुख्य भाग है। ये मुख्य भाग है ना। इसमें मध्य भारत के पठार के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है, जहां ढाल और कटाव, यहाँ क्या है आपका, ढाल और कटाव दोनों अत्यधिक है। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में, तो इस वजह से ये, और क्यों बनता है चंबल वेडलैंड्स ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कौन सा युग सुमेलित है, मालवा का पठार में काली कपासी मिट्टी, सोयाबीन पट्टी, बघेलखंड का पठार समुद्र तटीय मैदान, नर्मदा सोन घाटी उच्च शुष्क मरुस्थल, ऑप्शन डी बघेलखंड का पठार विशाल हिमनद क्षेत्र। तो अगर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड के पठार में हिमनद तो नहीं पाया जाता है क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ गर्मी ज्यादा है। नर्मदा सोन घाटी उच्च शुष्क मरुस्थल नहीं है अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसके दोनों किनारे पहाड़ियां हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। अब बघेलखंड का पठार तो आप समुद्र तटीय मैदान तो है ही नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही फिट बैठता है। तो जो मालवा बेसाल्टिक ओरिजिन होने के कारण यहाँ गहरी काली मिट्टी रेगुर से आच्छादित है। यहाँ सोयाबीन आपका मिलता है, बन कपास व गेहूं जैसी जो है ना नगदी फसलें ली जाती हैं। बघेलखंड जो है रग्ड प्लेट्यू है, यहाँ समुद्र तक नहीं, और नर्मदा सोन घाटी में उपजाऊ अपेक्षाकृत नाम क्षेत्र है, ये शुष्क क्षेत्र नहीं है, ये नाम क्षेत्र है। और उसके बाद बुंदेलखंड का पठार जो है पथरीला है पूरा, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पथरीला है और अल्प मिट्टी वाला ऊंचा भूभाग है, यहाँ हिमनद नहीं पाए जाते। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि निमाड़ शब्द सामान्यतः किस भौतिक इकाई से जुड़ा हुआ है। निमाड़ के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, बुंदेलखंड का पठार का उत्तरी भाग है ये निमाड़, या ऑप्शन बी नर्मदा घाटी का दक्षिणी तटीय मैदानी भाग, या ऑप्शन सी बघेलखंड का पूर्वी उच्च भाग, या ऑप्शन डी मध्य भारत का पठार का पश्चिमी किनारा। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। क्यों, निमाड़ जो है, निमाड़ क्षेत्र मुख्यतः नर्मदा के दक्षिण में के किनारे या मैदानी भाग है, ये मैदानी घाट का भाग होता है ना। यहाँ खरगोन, बड़वानी, खंडवा आदि जिले आते हैं। यह नर्मदा सोन घाटी व सतपुड़ा श्रेणी के बीच उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। निमाड़ में सबसे ज्यादा कृषि जो है यह उपजाऊ भूमि है ये। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि नर्मदा घाटी के दक्षिणी तटीय मैदानी भाग ये सामान्यतः निमाड़ के भौतिक इकाई से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो इसका कोई क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भौतिक क्षेत्र में गोंडवाना और विंध्यान शैलों पर स्थित बड़े बड़े कोयले भंडार पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन ए बुंदेलखंड का पठार, या ऑप्शन सी बघेलखंड का पठार, या ऑप्शन डी मध्य भारत का पठार। तो क्या है, अगर आंसर में जाने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ दे लेते हैं। तो जो बघेलखंड का पठार है वो सिंगरौली,
सुहागपुर। आदि क्षेत्र गोंडवाना कोलफील्ड के लिए प्रसिद्ध है। इन परतों के नीचे क्या है? ऊपर विंध्यान या सैलों की उपस्थिति देखी जाती है, जिससे एमपी की ऊर्जा आधार भूमि, जो ये एमपी की ऊर्जा आधार भूमि बन जाती है। इस बेसिस में आप आंसर पता ही चल गया होगा कि बघेलखंड का पठार क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि मैकाल पर्वतमाला किन दो नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक का काम करती है? ऑप्शन ए नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा और महानदी, ऑप्शन सी चंबल और बेतवा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ ले फिर आंसर लगाएंगे। तो इसमें क्या बताया गया कि अमरकंटक सहित मैकाल श्रृंखला वह उच्च भाग है जहां से नर्मदा पश्चिम की ओर और महानदी शिवनाथ हसदेव जैसे नदियां पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हैं। इस तरह महाकाल प्लेटू जो होता है नर्मदा और महानदी प्रणालियों के बीच की प्रमुख जल विभाजक बन जाता है। तो इस बेसिस में उसका उत्तर क्या होगा? नर्मदा और महानदी। तो मैकाल पर्वत जो है जल विभाजक किसका कार्य करता है? नर्मदा का, महानदी का। और नर्मदा जो है आपकी पूर्व पश्चिम की ओर बहती है, और महानदी आपकी जो है ये पूर्व दक्षिण पूर्व इधर ये बहती है। तो ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कहता है कि एमपी के किस भौतिक क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन ए है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन बी नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन सी मध्य भारत का पठार, या ऑप्शन डी बघेलखंड का पठार। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी में नर्मदा नदी पर बरगी, तवा, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर जैसी बड़ी परियोजनाएं स्थित हैं। अगर आप देखेंगे तो बरगी बांध इसी में पाया जाता है, नर्मदा सोन घाटी में तवा और इंदिरा सागर बांध। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ओंकारेश्वर व सरदार सरोवर जैसी बड़ी परियोजनाएं स्थित है। घाटी की गहराई, पर्याप्त प्रवाह और संकरी दर्रों के कारण यहाँ जल विद्युत उत्पादन की भौतिक परिस्थितियां सर्वाधिक अनुकूल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी नर्मदा सोन घाटी, जहां जल विद्युत परियोजनाओं का सर्वाधिक घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, धूपगढ़ जो एमपी की सर्वोच्च चोटी है किस भौतिक क्षेत्र में आती है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी मध्य भारत का पठार। तो इसका जो आंसर होगा, जो धूपगढ़ है वो लगभग कितनी है आपकी? 1350 मीटर ऊंची है। ये पचमढ़ी के पास है। अगर आप लोग गए होंगे वहां से जो होगा वो समझ पा रहे होंगे। तो ये पचमढ़ी के पास जो है सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, और यही मध्य प्रदेश का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। यहाँ घने वन और गहरी घाटियां पाई जाती है। सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र सबसे ऊंची रीच पर ये स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो धूपगढ़ के बहुत इसी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी अनेक स्थानों पर केंद्रीय उच्च भूमि और सतपुड़ा श्रेणी के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो जो इसका आंसर हम देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा, या ऑप्शन डी सोन। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी नर्मदा। क्यों होगा? नर्मदा नदी बिंद है सेंट्रल हाइडैंड और सतपुड़ा रेंज के बीच लगभग पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। दोनों ओर इसके उठे हुए पठार है, और यहाँ से ये नदी बहती है ना, ऊंचे हुए पठार है, और बीच में गहरी घाटी के कारण यह प्राकृतिक रूप से दोनों भौतिक क्षेत्रों की सीमा को दर्शाती है। मतलब इसका और इसका ये सीमा दर्शाती है। तो ऑप्शन सी नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं, चंबल घाटी किस भौतिक विभाजन के अंतर्गत मानी जाते हैं? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? बघेलखंड का पठार, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी मध्य भारत का पठार एक केंद्रीय चिबूम, या ऑप्शन डी नर्मदा सोन घाटी। तो जी उसका आंसर होगा। उसके देखने से पहले हम इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि अधिकांश भूगोल के स्रोतों में क्या है, चंबल वैली को सेंट्रल इंडियन प्लेटू यानी सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत रखा गया है। यही है केंद्रीय चिबूम।
इसी के अंतर्गत इसको रखा गया है। यह मध्य भारत के पठार के उत्तरी भाग से होकर बहती है और अपने गहरी रैवीन भूमि के लिए फेमस है। ये प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन सी, मध्य भारत का पठार या केंद्रीय उच्च भूमि चंबल घाटी के भौतिक विभाजन के अंतर्गत माना जाता है। तो ऑप्शन सी ये आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि निम्न से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की भौतिक विविधता के परिणाम के रूप में सही है। ऑप्शन ए क्या कहते हैं, पूरे राज्य में केवल एक प्रकार की फसल उगाई जाती है, जो है पूरी तरह से गलत ही आपको समझ में आ रहा है। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश पूर्णतः मैदानी एलुवियल प्लेन है। या ऑप्शन सी, अलग अलग क्षेत्रों में कृषि, खनन, वन, बसावट के रूप में अलग अलग दिखाई पड़ता है। ऑप्शन डी, भौतिक विविधता का जीवन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये डी गलत है। ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन होंगे जिस वजह से आप इसको अगर देखेंगे तो ये दोनों गलत है। अब बी या सी में देखेंगे तो इसके पहले हम थोड़ी इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं कि ऐसा क्यों। तो मालवा जो है मालवा निवाड़ है, उपजाऊ काली मिट्टी वाले मैदानी हिस्से हैं, है ना। बुंदेलखंड बघेलखंड में पथरीले पठार हैं। सतपुड़ा मैकाल के घने वन पाए जाते हैं और नर्मदा सोन घाटियां हैं। इन सब के कारण एमपी में फसलों व खनिज उद्योग को अगर देखा जाए, खनिज उद्योगों में वनों और बस्तियों का पैटर्न एक दूसरे से बहुत भिन्न है। यही विविधता या भौतिक विविधता का सीधा सामाजिक आर्थिक परिणाम है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि भौगोलिक विविधता के परिणाम के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में कृषि, है ना, खनन, वन, बसावट के रूप अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो होगा, आंसर सी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्न से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो ऑप्शन ए, मालवा का पठार डेक्कन ट्रैप काली मिट्टी, नर्मदा सोन घाटी राज्य का निम्नतम भाग, सतपुड़ा मैकाल घने वन ट्राइबल क्षेत्र, बुंदेलखंड का प्रधान नवीन जलोढ़ अत्यधिक सिंचित मैदानी भाग। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगर हम देखेंगे इसके डिटेलिंग्स में जाएं तो क्यों ऐसा लग रहा है। तो बुंदेलखंड का पठार जो है वो ग्रेनाइट व ग्नाइस पठार से बना है ना। जहाँ पतली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ कोई जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती, पतली मिट्टी। और पतली मिट्टी के साथ यहाँ चट्टानी लैंड सरफेस है ना। और जल संकट यहाँ ज्यादातर देखा जाए। इसमें एलुवियल अत्यधिक सिंचित प्लेन कहना गलत हो जाए। जबकि बाकी तीन युग जो है, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा, ये दोनों सही, ये तीनों सही दर्शाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो गलत सुमेलित है वो बुंदेलखंड का पठार, ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि निम्न से कौन सा कथन सही है। मध्य प्रदेश का पूरा भाग केवल नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। या ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के सभी भौतिक क्षेत्र समुद्र के समानांतर स्थित है। या ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, नर्मदा सोन और सतपुड़ा मिलकर एमपी की प्रमुख भौतिक संरचना बनाते हैं। ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ये मध्य प्रदेश में कोई पठारी क्षेत्र नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। क्यों सही होगा? जो भौतिक भूगोल के अध्याय के रूप में स्पष्ट बताया गया, जैसे आपने पढ़ा होगा थ्योरी, अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया है कि एमपी के फिजियोग्राफी मुख्यतः कई पठारों, मालवा जो आपका मालवा, बुंदेलखंड, है ना, उसके बाद बघेलखंड, नर्मदा सोना, सतपुड़ा जैसे पर्वतीय क्षेत्र से मिलकर बना है। पूरा राज्य किसी एक ही इकाई में समाहित नहीं है। और पठार तो इसकी पहचान ही है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा पठार ही पाए जाते हैं। मतलब भूमियां हैं, समतल भूमि है, सेंट्रल हाईलैंड सब है, पर इसकी बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पठार भी पाए जाते हैं। तो यहाँ कई तरह की आकृतियां विद्यमान है। तो आज का हमारा ये 24 क्वेश्चन का सेट था। क्वेश्चन सेट फर्स्ट ये आपका पूरा हो गया है। अब कल हम जो देखेंगे उसमें आपका जो क्या कहते हैं, मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनके तहत आपको वो सॉल्व कराया जाएगा। थोड़ा ट्रिकी रहेंगे, जिसमें आप पढ़ के आएंगे तो आपके लिए सही भी रहेगा। और जब भी तक मैंने अभी तक क्या करता था कि ऑप्शन दे देता था, अब अगले वीडियो से मैं ऑप्शन भी देना बंद कर दूंगा। यहाँ क्वेश्चन मैं आपसे पढ़ूंगा और साथ ही साथ आपसे मैं ऑप्शन बता के थोड़ी देर आंसर पूछूंगा। अगर आप बता दिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और साथ ही साथ आप ये करिए कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इन सब का आप कैलकुलेशन करिए। क्योंकि ये क्या होता है ना कि जब आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे होते हैं तो आपको थोड़ी खुशी भी मिलती है। और साथ ही साथ ये भी हो जाता है, जैसे अगर 20 से 25 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब एडवांस सेट की तैयारी करेंगे। 18 से या 21 सही हो रहे हैं, इसके बीच में सही हो रहे हैं, तो गलत करने वालों को रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि आप जब रिवीजन कर रहे हैं
तो रिवीजन के साथ आप कितना सही रिवीजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से पता चल जाएगा। अब 15 से 17 हो रहा है तो एवरेज आपका पूरा सेट है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और 15 से कम अगर आया है तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आइए यहाँ, उसके बाद ये क्लियर करिए। तो धन्यवाद आप लोगों का, जुड़े रहिए।